ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो टूथब्रश कर रही होती है और जल्दी से बैग उठाकर स्कूल की तरफ भागने लगती है। और यहीं पर वह अपनी कहानी बताती है और कहती है, मेरा नाम जिसू है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं कंट्री साइड रहती हूँ और मेरा स्कूल बहुत ही पुराना है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कूलिंग के बाद एडमिशन ले सकूं, लेकिन अभी तक मेरे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वह उदास हो जाती है, पर वह कहती है, मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरी कहानी में सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब हमें एक न्यूज़ मिलती है और मुझे पता चलता है कि मुझे मेरी रियल फैमिली मिल चुकी है और मैं उनसे मिलने के लिए सिटी की तरफ ट्रांसफर हो जाती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मेरी रियल फैमिली के पास एक बहुत ही बड़ा बला है और बहुत बड़ा घर है। मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। घर के नौकर मुझे अंदर ले जाते हैं, जिनको मैंने आज से पहले नहीं देखा था। घर घर नहीं था, उसे कोई महल डिक्लेयर करो, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रही होती हूँ कि मैं अपनी फैमिली से कैसे मिलूं जाकर। और यहीं पर हम देखते हैं कि घर का बटलर मुझे नए नियम कानून बताना शुरू करता है और कहता है, घर के अंदर शोर शराबा जैसी चीजें पसंद नहीं है और किसी से बदतमीजी करना या घटिया लैंग्वेज का यूज करना भी घर के मालिकों को पसंद नहीं है। घर में और भी मेंबर्स हैं, अगर मैं उनसे बनाकर रहूंगी तो शायद बात कुछ और होगी। जब तक घर नहीं हारती हूँ तभी मैं देखती हूँ कि पीछे से कोई और आता है और यहाँ पर उसे अपने स्कूल के पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके स्कूल के सभी दोस्तों को पता चल चुका है कि उसने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया है, क्योंकि जो न्यूज़ वायरल हुई थी उसके थ्रू पता चला कि जीसू ही इस फैमिली की रियल डॉटर है और अब वह कंट्री साइड से फैमिली में ट्रांसफर हो रही है। उसके फ्रेंड्स से कहते हैं, क्या वह वहाँ एडजस्ट कर सकती है? जीसू कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वहाँ एक अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी सी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होना है और मैं उसी मोटिव के साथ यहाँ पर आई हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि घर के पीछे से एक लड़की निकल रही होती है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन फेंक रही होती है। इसका नाम सोमी होता है। वह बहुत ज्यादा बदतमीज होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि घर की जो मालकिन यानी कि जीसू की जो मॉम होती है वह सोमियाई को समझा रही होती है, उसके पीछे पीछे जा रही होती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। और पता चलता है कि सोमियाई कुछ ज्यादा सी हो रही होती है कि उसे घर की रियल डॉटर मिल चुकी है और उसे घर की बायोलॉजिकल डॉटर मिलने पर अडॉप्टेड डॉटर को कोई केयर करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि घर के सभी बच्चे और सभी फैमिली मेंबर्स सोमी को समझा रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुमसे उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। बस हमारी फैमिली में एक एक्स्ट्रा मेंबर आ गया है जो कि हमेशा से हमारा ही था, पर कुछ सिचुएशंस की वजह से वह हमसे दूर हो गया था। और हम देखते हैं कि जीसू ये सब देख रही होती है और कह रही होती है, तो इसका मतलब ये सब वही लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होनी थी। मेरे फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन छोड़ो मुझे, इनसे क्या मतलब। तुम अपनी बकवास कर रहे हो, करते रहो। और बोले, दूर से ही देखकर वहीं पर रखी हुई टेबल पर पढ़ना शुरू कर देती है। तभी वहां पर घर का बेटा आता है और वह जीसू को रोकेता और कहता, तुम ये क्या कर रही हो, डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करने दो। लेकिन जब देखती है तो उसे पता चलता है कि यह उसका पहली मुलाकात है उसके घर के बेटे के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू जो है वह शांत हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलना शुरू करता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इस टेबल पर पढ़ाई नहीं करनी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमाई जो होती है अभी भी अपनी मदर और सभी फैमिली मेंबर्स की अटेंशन ले रही होती है और वह जीसू को टेंशन नहीं देने दे रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीसू के फादर होते हैं वह कहते हैं, हमें डर है, तुम कंट्री साइड से आई हो, फैमिली में कैसे एडजस्ट करोगी, इसलिए हमने कुछ रूल्स बनाया जिनको तुम अपने रूम में लगा लेना और उन्हें याद रखना, घर में क्या हरकत नहीं करनी है। जीसू को वह रूल बुक मिलती है। जीसू कहती है, मुझे माफ करना, मैं ये रूल्स फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी जेल में रहने से ज्यादा काम नहीं होता है। और वह वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही उसके फादर उन रूल्स को पढ़ते हैं ना, पता चलता है कि बटला ने गलती कर दी। बटलर के ऊपर भड़कते और कहते हैं, ये क्या घटिया रूल दे दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने डैड से साफ साफ बोल देती है कि मुझे यहाँ पर आकर बस एक अच्छी एजुकेशन लेनी है ताकि मैं सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो सिबलिंग्स होते हैं वह हंस रहे होते, खासकर जो सोमाई होती है वह कह रही होती है कि यह लड़की क्या बातें कर रही है। और यहाँ पर सभी लोग उससे बात करने जाते हैं, पर जिसू किसी से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती है और उसे सोमी का बिहेवियर भी बड्ढा खराब लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसू चन की एक्टिंग देख रही होती और कह रही होती है, सोमी बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसू उनसे कहती है, दरअसल मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे मेरे बेडरूम में जाना है,
क्या आप में से कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है जिस पर वे उसे बेडरूम की तरफ ले जाया जा रहा होता है। जहां पर जीसू बेडरूम की तरफ जाती है और हम देखते हैं कि उसका जो बेडरूम होता है वह काफी ज्यादा बड़ा लगता है और उसे याद आता है कि जब वह और उसके फनी हाउस में रहती थी तो वह कैसे अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर यह बातें किया करती थी कि जब वह रिच बन जाएगी तो ऐसे ही बड़ा सा घर बनवाएगी और उसे रूम के अंदर सारी ड्रेसेस, ज्वेलरी, हर एक चीज होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह यह चीजें देखकर खुश हो रही होती है, पर वह उनके सामने इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकती थी और उसे पता चलता है कि वह किस तरह पड़ेगी। उसे बेडरूम मिलता है जो कि उसी बड़े से रूम के अंदर होता है और वह बेडरूम सोमाई का होता है। सोमाई कहती है, तुम ये बेडरूम ले सकती हो, ये बेडरूम इस घर की रियल डॉटर के लिए बनाया गया था जो कि अब तुम बन चुकी हो, इसे तो आराम से ले सकती हो और तुम पढ़ भी सकती हो। जिसू कहती है, वैसे बात तो ठीक है, ये रूम है तो अच्छा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन उसकी मदर कहती है, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ रुकने में टाइम लगेगा, पर क्या तुम मुझे मॉम क्या कर बुला सकती हो। और इनको जब तक वह कुछ कहना चाहती, सोमाया यहाँ पर रोकर अपनी मदर के पास चली जाती है और कहती है, मॉम मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि अब मैं इस फैमिली की इकलौती डॉटर नहीं रही हूँ। और यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स एक बार फिर उसे समझाने लगते हैं। धर्मा जिसू को देखते हैं जो अगली सुबह उठकर रेडी होकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और कह रही होती है, दूसरी शहर की हवा में। खैर वह बात तो नहीं है जो अपने सिटी की हवा में थी, पर अब क्या यह फर्क पड़ता है मुझे, तो मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम को देने के लिए एक नया जरिया मिल चुका है जिससे मैं टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोमी होती है वह जीसू को आता हुआ देख लेती है और वह अपने ब्रदर के सामने अच्छे होने की एक्टिंग करने लगती है और कहने लगती है, ब्रदर मैंने कॉल सिस्टर से बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया, क्या मैं उनसे माफी मांगकर आऊं। जिस पर उसका छोटा भाई कहता है, तो मैं किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और ना तुम मुझसे ऐसा कुछ करोगी, तुम चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ चलकर। ओरिजिनल गाड़ी के अंदर बैठा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि यह लोग ही उसे स्कूल ले जाएंगे, तो वह तैयार हो जाती है और जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचती है गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके सामने से गाड़ी चली जाती है। जीसू कहती है, यह क्या बिहेवियर, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, और इसलिए वह अपने डैड को कॉल लगाती है और कहती है, क्या मुझे एक गड़ी भेज दी जाएगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका बड़ा भाई उसे स्कूल तक ड्रॉप करने जाता है, पर वह स्कूल जाने से पहले कुछ पढ़ रही होती है और उसे इग्नोर कर रही होती है ताकि मुझसे कुछ बात ना करें। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कूल ड्रॉप करते टाइम इसका बड़ा भाई कहता है, अगली बार अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमारे नेबर्स के पास चली जाना, फैमिली मेंबर्स बिजी रहते हैं, किसी का बिजनेस होता है, किसी का कुछ काम होता है, हर इंसान 24 घंटे तुम्हारी ड्यूटी नहीं जा सकती है। अब जिसू स्कूल में जाती है उसकी मुलाकात सीधी प्रिंसिपल से होती है और वह उसे स्कूलों के नियम और बाकी के चीजों के बारे में बता रहे होते हैं और यूज अच्छे से पढ़ने की सलाह दे रहे होते हैं और इंजन की एडवाइस लेकर अपने क्लासरूम में जाती है। क्लासरूम में जाकर टीचर उसे कहती है, जिसू अपना इंट्रोडक्शन सभी बच्चों को दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सबको बताना शुरू करती है कि वह इस स्कूल में नहीं है, वह इससे पहले पुराने स्कूल में थी और यहाँ पर उसका फर्स्ट टाइम है और वह सबसे मिलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और वह सबसे ज्यादा एक्साइटेड है यूज यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस के एग्जाम के लिए जो 6 महीने के अंदर होने वाला है। और इतना बोलकर टीचरों से उसकी सीट लेने के लिए बुलाते हैं और जब सीट लेने जाती है तो पता चलता है कि कोई भी बच्चा उसके साथ बैठने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि सब यूज गाउन से एआई गवार लड़की समझ रहे होते हैं और उसके बारे में गलत गलत बातें कर रहे होते हैं। जीसू को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही होती हैं और वह चुपचाप से जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाती है और कहती है, ये सीट अच्छी है क्योंकि ये टीचर के काफी पास है। और वह वहां पर पढ़ना शुरू कर देती है, वह दिन रात पढ़ती रहती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर पता चलता है कि यूज एंट्रेंस एग्जाम से पहले कुछ चूजिंग एग्जाम होगा जिसमें टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट को या अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूज एंट्रेंस एग्जाम में बैठाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीसू होती है वह यूज एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वह इतने बड़े दिन के लिए यहाँ पर आई होती है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर घर में भी ये खबर पता चल चुकी होती है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और इसीलिए सब सोमी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो अरेंज होती है उसके दिमाग में 24 घंटे बस यूएससी एग्जाम की बात चलती रहती है और वह स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करती रहती है कि वह कैसे क्या पढ़ाई करेगी।
लेकिन तभी सोमी अपनी सिस्टर से बोलना शुरू करती है कि तुम जानती हो ना कि कॉलेज में गोल्डन टेस्ट हो रहा है। तुमने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हैं पढ़ने के लिए? तुम कंट्री साइड से यहाँ पढ़ने आई हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेबस पिछड़ गया होगा। कुछ हेल्प तो मुझसे मांग लेना। जिस पर जीसू कहती है, वैसे मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सोमायाई की मॉम होती है वह जीसू के सामने सोमाई की बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि सोमाई हमेशा एक अच्छा स्कोर लेकर आती है और उसकी क्लास में उसकी एक अच्छी रेप्यूटेशन है और वह चाहे तो सोमी से मदद ले सकती है। जीसू कहती है, पर यह सब मुझे क्यों बता रहे हो, और मैंने तो अपना सिलेबस पहले ही कवर कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं जिसू को जो गाड़ी के आने का इंतजार कर रही होती है और वह चुपचाप से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। वह बुक पढ़ रही होती है और वह गाड़ी के अंदर जब जाकर बैठती है तो सुमी और उसका छोटा भाई बकवास करना शुरू कर देते हैं। वह लोग और इन्हें कह रहे होते हैं कि 24 घंटे किताब पढ़ने से कोई भी महान नहीं बनता, हमें मेहनत भी करनी होती है और गांव से आए हुए लोग तो पीछे ही होते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है। पर जीसू इग्नोर करके चुपचाप अपना काम करती रहती है और चुपचाप से पढ़ती रहती है और उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता कि लोग क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमायाई का भाई बार बार सोमायाई से कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम क्लासरूम में ही एक अच्छी पोजीशन लेकर आओगी। इधर हम देखते हैं जीसू जो अपना एग्जाम पेपर देती है और खुश हो रही होती है कि उसे अच्छे मार्क्स आ जाएं और बस उससे इस फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास के लोग भी ये चीज देख सकते हैं कि जीसू कितने डिटर्मिनेशन के साथ पेपर दे रही होती है। किसी को उम्मीद नहीं होती कि वह अच्छा स्कोर करेगी। वह टीचर को अपना एग्जाम पेपर देती है और सबसे पहले वहां से निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहां पर हम देखते हैं कि जीसू अपना क्लास में बैठी होती है और उसने कानों में ईयरबड्स लगा रखे होते हैं। फैमिली में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, कोई किसी से बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा होता है तो कोई किसी से एग्जाम के रिलेटेड, और यहाँ पर सोमायाई से तो एग्जाम के रिलेटेड ही बात चल रही होती है और सोमायाई से पूछा जा रहा होता है कि जब वह एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाएगी तो वह हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि सोमायाई अपने पेरेंट्स से कुछ एक्सपेंसिव बैग लाने के लिए बोलती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसू चुपचाप से कान में कुछ लगाया हुआ रखती है। उसे भी बात होना शुरू होती है और वह उनसे माफी मांगती है कि उसने उनकी बात नहीं सुन पाई और वह अपने डैड से कहती है, हाँ एग्जाम, इतना टाइटल भी सिंपल सा था तो मैंने कर दिया। उम्मीद है कि आप लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जिस पर सभी मेंबर हंसने लगते हैं, खासकर उसके भाई बहन, और वह कह रही होती है कि नहीं, समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं कोई डम नहीं हूँ, मैं एक अच्छी एजुकेटेड लड़की हूँ। और वह वहां से उठकर चली जाती है। जिस पर जीसू की जो मॉम होती है वह उसके डैड को उसके पीछे पीछे भेजती है कि वह जाकर उससे थोड़ी बात करें। इधर जीसू अपने रूम के अंदर पढ़ रही होती है, उसे किसी के दरवाजे पर होने की आवाज आती है और वह देखती है कि वहां पर उसका डैड खड़ा है और उन्होंने बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर उसके डैड कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, हम तुमसे इतनी बात नहीं कर पाते क्योंकि किसी का किसी को कुछ न कुछ कम बनाता रहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वह सही गोल्ड का ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं, जो ब्रेसलेट है वह तुम्हारी ग्रैंडमदर तुम्हारे लिए छोड़ कर गई थी और हमने तुम्हारी सिस्टर को दिया है, तो सोचा एक तुमको दे दूं। जीसू कहती है, पर मुझे यह नहीं चाहिए। उसके डैड कहते हैं, ये तुम्हारी ग्रैंडमदर की आखिरी निशानी है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम इसे कभी भी बदल सकती हो, हमें बता देना, और वैसे भी तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। जीसू उनसे कह देती है, हाँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू वापस करती है और कहती, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ बस लालच की वजह से नहीं हूँ, मुझे बस एंट्रेंस एग्जाम देना है यूनिवर्सिटी का और उसको देकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वह अपने डैड को जबरदस्ती वह ब्रेसलेट वापस करने लगती है और उसके डैड जब उसे ब्रेसलेट लेने से मना कर देते हैं तो जीसू उनसे कहती है, क्या आप मुझे यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने में सपोर्ट करेंगे? जिस पर उसके डैड कहते हैं, बिल्कुल। और जीसू इस चीज से खुश हो जाती है और वह अपने डैड को एक नोट पकड़ कर देती जिसमें उसने कुछ लिखा हुआ होता है और उन्हें पढ़ने के लिए कहती है। जैसे वह पढ़ते होते हैं कि इस लड़की ने कुछ अजीब सा लिख रखा है, वह उसके हाथ से वह पेपर छीन लेते और अपने दीगर को रूम के बाहर तक छोड़कर आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि चलो फैमिली में कोई तो है जिसको मीडियम बनाकर वह टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकती है। इधर हम दूसरों को देखते हैं जहां पर उसके दीगर जो होते हैं वह सोमी से कह रहे होते हैं कि तुम बुरा मत मानना, पर अभी उसे फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और वैसे भी मैं उसके साथ बहुत ज्यादा हाश रहा हूँ। और वह सारी बातें अपने तीनों बच्चों को बता रहे होते हैं और कह रहे हैं कि मुझे खुशी है
कि वह हमारे पास वापस आ गई है। क्योंकि और यहाँ पर हम देखते हैं सोमाई चुपचाप से अपने डैड को कन्विंस करने लगती है। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं जो कि खुश हो रही होती है अपने यूज आईडी कार्ड पर और उसे एंट्रेंस एग्जाम पर, जो उसको बहुत जल्दी मिलने वाला होता है, और कह रही होती है यह उसके लिए किसी जादू भरी दुनिया से कम नहीं है। और तभी वह सोने की कोशिश करती है, पर कहती है सोते हुए भी मुझे मेरा फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट लग रहा है। और वह जैसी लाइट ऑन करती है उसके पास किसी का फोन कॉल आता है। ये फोन कॉल होता है उसके पुराने स्कूल के फ्रेंड्स का जो पढ़ने जा रहे होते हैं, और वह जीसू से कहते हैं क्या तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो, और अपनी सारी कहानी बताती है। और वह कहते हैं कि हमारे टीचर आ गए, हम बाद में बात करते हैं। जैसे वह फोन कॉल काटते हैं जीसू के मोशन से एकदम चेंज हो जाती है। वह उदास हो जाती है, रोने लगती है और कहने लगती है आज मेरे पास घर है, फैमिली है, पर मैं इन सब चीजों के बीच में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई प्यार करने के लिए नहीं है, और इन्हें मेरे पुराने दोस्तों को क्या पता कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ और कितनी मिस करती हूँ। फिर जीसू को याद आता है कि उसका एक डिटर्मिनेशन है कि वह एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर रहेगी, इसलिए वह डिसाइड करती है कि बत्ती बुझाकर एक प्रैक्टिस टेस्ट लगाएगी और उसके बाद सोएगी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्लास में सभी बच्चे रिजल्ट का इंतजार करके बहुत ज्यादा टेंशन में बैठे होते हैं कि उनके मार्क्स कितने आए होंगे और कितने नहीं। तभी उनका नजर जीसू पर पड़ती है और वह पूछते हैं तुम्हारे नंबर कितने आ सकते हैं। अरेंज करती है पुराने स्कूल में, मैंने 690 स्कोर किया था, यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है कि इससे भी कम मार्क्स आए। जिस पर वह लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक गांव की आई हुई गावार लड़की कितनी ज्यादा बकवास कर रही है क्लास में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए। वैसे मैं इस लड़की से कुछ ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, और वह चुपचाप से पढ़ने लगती है। लेकिन तभी थोड़ी देर में उसके क्लास के बच्चे बाहर से भागते हुए आते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है रिजल्ट निकल चुका है और तुमने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, तुमने 790 में, तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम बहुत। हाँ, और यहाँ पर उसके ब्रदर भी उसके ऊपर भड़कने लगते हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो लगा होगा, जाकर चेक कर लो, पर पता चलता है कि वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता है और वे सब टेंशन में आ रहे होते हैं कि आखिर सोमायाई ठीक है या नहीं। और जिसू उन सब की बातें सुन रही होती है और कह रही होती है ये कहानी कितनी मेलोड्रामेटिक है, मुझे ऐसी कहानी नहीं चाहिए थी। ये लोग जो मुझे अपना नहीं समझते हैं। वैसे छोड़ो, इस स्क्रिप्ट में हीरोइन तो मैं ही हूँ, ये सोमाई तो पता नहीं कहाँ से आ गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं वह उनसे कहती है ठीक है, मैंने उसे दिया है धक्का, चाहे जो करना है कर लो। और हम देखते हैं कि वे लोग जीसू को इग्नोर करके सोमाई को वहां से ले जाते हैं और न ही उसकी पूरी बात सुनते हैं। जीसू को भूख लगी होती है, वह नीचे आती है, पर उसे खाने की टेबल पर बहुत ज्यादा टेस्टी खाना दिखाई देता है, जिसको देखकर वह पागल हो जाती है और एक एक करके भरपेट खाने लगती है और कहने लगती है आज तो मेरी पार्टी होगी, लगता है कि मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर करके बहुत कुछ किया। इधर हम सोमी को देखते हैं जो एक्टिंग कर रही होती है और ऐसा दिखा रही होती है कि वह बहुत ज्यादा डरी हुई है, और इंजर्ड जो उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है, और उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और कह रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया मेरी प्यारी सी डॉटर के साथ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोमी होती है उसे नहीं समझ आता वह क्या करे। और अब हम देखते हैं आगे की स्टोरी। यहाँ पर जो सोमाई होती है वह एकदम ऐसे खड़ी होती है कि मानो उसके सर में कितनी ज्यादा चोट लग गई है, और यह सब कुछ जीसू ने किया है। और वह यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर से कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर मेरे साथ ऐसा करेगी, खैर मैं उसे माफ कर रही हूँ क्योंकि वह इस जगह पर नहीं आई है और उसमें इसकी कुछ भी गलती नहीं है। मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ ये सारी चीजें, और मेरे फैमिली मेंबर से बस यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेरी बहन को कुछ भी न बोले, क्योंकि शायद उसने जानबूझकर यह सब नहीं किया है। और वह रोते हुए अपनी मॉम के गले से लग जाती है। इधर हम देखते हैं जीसू को जो अगली सुबह उठती है और स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। और यहाँ पर जब वह नीचे आती है ब्रेकफास्ट करने से, पता चलता है कि घर के बटलर ने खाने में कुछ भी नहीं बनाया, और इंजर्ड से कहती है पर क्यों, आपको तो पता था ना कि मुझे स्कूल जाना है। जिस पर बटलर बोलता है क्योंकि घर के बाकी के मेंबर्स यहाँ नहीं हैं तो हमें खाना बनाने की परमिशन नहीं थी। और जीसू कहती है यह बिल्कुल गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर वह कहता है यही बात है। जीसू समझाने लगती है कि अगर मुझे प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तो मेरी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा इम्पैक्ट होगी, मैं अच्छे से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। बटलर बोलता है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, हमें ऊपर से परमिशन मिलती है खाना बनाने की। जीसू कहती है
ठीक है, मैं किचन में जाकर अपने लिए कुछ भी बना सकती हूँ। और वह जब किचन में जाती है, इतनी अलग सब्जियां और बाकी की चीजें रखी होती हैं कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता वह क्या बनाए, और इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह खाली पेट स्कूल चली जाएगी। और जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है, उसके सामने आ जाता है कहानी का मेन हीरो सॉन्ग, जो उसके लिए गाड़ी लेकर आया होता है। और वह जीसू से कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूं। जीसू उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उसे उसकी गाड़ी में कुछ खाने की खुशबू आती है। और यहाँ पर जो सॉन्ग होता है वह उसे अपने हाथ का लाया हुआ खाना ऑफर करता है। जिसू बहुत प्यार से उसे खाती है और कहती है, ऐसा खाना तो मुझे मेरे गांव में मिलता था, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। तुम्हें पता है मेरे फैमिली मेंबर के लोग क्या खाते हैं? ग्रीन वेजेस पर जिंदा हैं, वे कोई टेस्टी खाने का मतलब ही नहीं जानते। जिस पर वह बहुत सारी बातें बताने लगती है और वह सॉन्ग को यह भी बताती है कि कैसे सोमाई ने उसे अपने जाल में फंसाकर फैमिली मेंबर्स के सामने बुरा बना दिया है और किसी को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वैसे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, और मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के रिव्यू के लिए डिले नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं जल्दी से इस घर को छोड़ दूंगी जैसे ही मैं टॉप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बनूंगी। सॉन्ग उसकी बातें सुनकर हंस रहा होता है कि वह कितने प्यार से सारी बातें एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीसू होती है वह खुश हो रही होती है। इधर हम देखते हैं अगला सीन जो कि होता है सोमाई का, जो कि अपने घर पर होती है और उसके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि सोमाई ने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, और वे उसके लिए कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं क्योंकि सोमाई को चोट भी लग गई थी और वे फैमिली में थोड़ी हंसी खुशी का माहौल चाहते हैं। इसलिए वे सोमाई के लिए एक फैमिली गेट टुगेदर करना चाहते हैं जहां वे सभी को उसके गुड मार्क्स और बाकी की चीजों के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर सोमाई का भाई बोलता है कि वह जाकर उसे स्कूल ड्रॉप करके आएगा। सोमाई जैसे ही स्कूल ड्रॉप से वापस आती है, तभी हम देखते हैं कि वहां पर सॉन्ग और जिसू एक साथ होते हैं और वे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सोमाई को इन सब चीजों से जलन होती है। वह अपने ब्रदर से कहती है, देखो ब्रदर, अब तो जिसू किसके साथ घूम रही है। जिसू फिर सॉन्ग को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि सोमाई सॉन्ग से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है, पर सॉन्ग उससे बात नहीं करता, उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वह अपने घर में आता है जहां पर उसके पेरेंट्स उसके इंतजार कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि आजकल घर में काफी ज्यादा शादी हो रही है, वैसे तुम भी बड़े हो गए, तुम शादी कब करोगे? जिस पर वह कुछ जवाब नहीं देता और कहता है, मॉम मैं कर लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम बात करना शुरू करती है और वह यहीं पर बातों ही बातों में कई लोगों की शादियों और रिजल्ट के बारे में बात करती है। जिस पर सॉन्ग से वह लोग पूछते हैं कि आजकल मैं तुम्हें किसी लड़की के पास में देख रहा हूँ जिसके साथ तुम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आखिर वह कौन है? क्या वह हमारे घर की डॉटर इन लॉ बनने वाली है? जिस पर सॉन्ग को शर्म आ जाती है, वह ब्लश करता हुआ अपने पेरेंट्स से मुंह मोड़कर ऊपर चला जाता है, यह कहकर कि उसे कपड़े चेंज करने हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है सेलिब्रेशन वाले दिन का, जहां पर सॉन्ग के पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है और इंच की फैमिली के पास। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं और यहाँ पर जीसू को बहुत बुरा लग रहा होता है कि वह इतनी भीड़ में होकर भी इन लोगों से इग्नोर हो रही है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, न समझ रहा है। और यहाँ पर जो टेंशन होती है कि कहीं गलती से जीसू के अच्छे मार्क्स इन लोगों के सामने एक्सपोज ना हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके डैड सोमाई की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारी बेटी ने तो हमारा नाम सबके सामने रोशन कर दिया, इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जीसू इग्नोर कर रही होती है और अपने खाने पर फोकस कर रही होती है और मनी मन में सोच रही होती है कि जब वह अपने गांव जाएगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, और वह स्माइल कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सोमी यहीं पर अपने फैमिली मेंबर से कहती है कि जीसू जानबूझकर हंस रही है, पहले तो उसने मुझे चोट पहुंचाई और जब डैड मेरी तारीफ कर रहे हैं तो उसे जलन हो रही है। जिस पर सभी फैमिली मेंबर्स जीसू को फोर्स करने लगते हैं सोमाई से माफी मांगने के लिए। जीसू साफ साफ मना कर देती है और कहती है, आप लोगों को लगता है कि मेरा प्रयत्न वेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम देखो तुम्हारी सिस्टर ने कितना अच्छा स्कोर किया, तो मैं उससे हेल्प लेनी चाहिए ताकि तुम भी इतना अच्छा स्कोर कर सको। जीसू कहती है, अच्छी बात है, पर मैं उससे हेल्प नहीं लूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता कि वह सब लोग उससे ऐसी बातें कर रहे हैं। सॉन्ग उसके साइड पर बैठकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी अचानक से वहां पर किसी प्रिंसिपल का कॉल आता है और यह जीसू के स्कूल का प्रिंसिपल होता है।
सोमी ये सुनते ही बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, घबराने लगती है और उसके डैड फोन कॉल उठाते हैं और वह फोन कॉल को स्पीकर पर कर देते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल जो होता है वह सोमायाई के मार्क्स के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। उसके बाद वह जीसू के रिगार्डिंग उनसे बात करना शुरू करता है और कहता है वह जो लड़की है वह आपके पास में ही रहती है ना, जिस पर उन्हें लगता है कि जीसू ने फिर से स्कूल में कुछ गड़बड़ की है। इसलिए वह झूठ बोलते हैं कि जीसू घर के पास में ही कोई डॉर्मेट्री ले ली है और वह उसी के अंदर रहती है और वहां पर बहुत ज्यादा खुश है। जिस पर वह बोलते हैं कि मुझे लगा कि वह आपकी फैमिली में रहती है क्योंकि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। उसका टोटल मार्क्स 790 आया है और यह बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 700 से ऊपर स्कोर करना हमारे स्कूल में आज तक किसी बच्चे ने नहीं किया था। हम बहुत ज्यादा हैप्पी हैं कि जीसू ने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। और यह सुनते ही सभी को शॉक लग जाता है। यहाँ पर जो सॉन्ग के पेरेंट्स होते हैं वह वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सॉन्ग उन्हें वहीं बैठा देता है। अब सोमाई को समझ नहीं आता वह क्या करे। वह घबरा रही होती है और उसकी धड़कनें तेज हो रही होती हैं और वह कह रहे होते हैं कि जीसू की वजह से इस साल वॉइस स्कूल के चेयरमैन बन जाएंगे और उनके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू और इंच चुपचाप से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी उसका ब्रदर उसे कहता है जरूर तुमने एग्जाम में चीटिंग की होगी। जिस पर सोमायाई बोलती है ब्रदर ऐसे नहीं है, और जीसू यहीं पर अपने भाई के ऊपर भड़क जाती है और कहती है क्या तुम्हें पूरा दिन यह नहीं दिखाई देता है कि मैं बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ किताबों पर अपना फोकस रखती हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम है, तुम्हारी तरह इधर उधर की नौटंकी नहीं करती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमी ड्रामा करने के लिए जीसू के पास आती है। वह उसके लाइफ में वाइन दे रही होती है, पर जीसू जैसे ही अपना हाथ पीछे करती है वह बोतल नीचे गिर जाती है और उसके भाई के फेस पर स्क्रैच लग जाता है। वहां पर ड्रामा होना शुरू हो जाता है। सभी जीसू को ब्लेम कर रहे होते हैं जबकि गलती सोमी की होती है और सभी को समझ नहीं आ रहा होता है वह क्या करे, और यहाँ पर बहुत ज्यादा नौटंकी होती है। जीसू अपने कानों में फिर से लगा लेती है, गाने चलाकर चुपचाप से किताब पढ़ने लगती है और सॉन्ग देख सकता है कि उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर फैमिली ड्रामा हो रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सॉन्ग के पेरेंट्स होते हैं वह जाने से पहले जीसू को एक छोटा सा नोट देकर जाते हैं, जिन्हें कि जो सॉन्ग के पेरेंट्स होते हैं वह जाने से पहले जीसू को एक छोटा सा नोट देकर जाते हैं जिसमें वह जीसू की तारीफ करते हैं और उसे खूब तरक्की करने की ब्लेसिंग्स देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीसू के डैड होते हैं वह उसके पास आते हैं और कहते हैं मुझे माफ करना, इतनी अमेजिंग और फैंटास्टिक डॉटर हमारे घर में भी हमने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तुम हमेशा हमारे लिए हमारी बेटी रहोगी। पर जीसू उनसे बहुत ज्यादा रूठा बिहेव करती है और कहती है आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं मैं कुछ भी नहीं जानती। और सोमई चुपचाप से पीछे सुन रही होती है तो उसे जलन हो रही होती है और वह कह रही होती है कि डैड ये सारी बातें मुझसे भी तो बोल सकते थे। पर जीसू को गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए वह चुपचाप से अपने रूम में जाना ही जरूरी समझती है। और हम देखते हैं अगला ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती है और सभी बच्चे उसके आसपास घूम जाते हैं। सभी उसकी तारीफ करते हैं और थोड़ी देर बाद उसे क्लास में प्रिंसिपल का आना होता है और टीचर भी साइड हो जाती है। प्रिंसिपल आकर बच्चों से मिलते हैं और वह सीधा जीसू से बात करते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें रेगुलर क्लास की आदत नहीं है तो यहाँ आकर भी एडजस्टमेंट में दिक्कत हुई होगी। वैसे मुझे ये बताओ तुम्हें क्लासरूम में कोई बच्चा परेशान तो नहीं करता है? जीसू इधर उधर देखती है तो एक बच्ची से इशारा करती है कि वह प्रिंसिपल को कुछ भी न बताए। जीसू कहती है नहीं नहीं, मेरे सभी क्लासमेट बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव और अच्छे हैं। मुझे लगा था कि मैं गांव से आकर यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, पर इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। यहाँ पर वह जीसू की तारीफ करते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जीसू उनकी एप्रिसिएशन से खुश होती है। इधर हम देखते हैं सोमाई को जो गार्डन में वायलिन बजा रही होती है और तभी उसके पास कॉल आता है। उसे पता चलता है कि रिजल्ट निकल चुका है और सोमाई ने 590 मार्क्स स्कोर किए और वह कहती है मुझे पता था कि मैं टैलेंटेड हूँ और मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स में तो आ ही सकती हूँ। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि किसी गांव की आई हुई लड़की ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, वह टॉपर बनी है और उसे पता चलता है कि वह जीसू है। और वह घबराने लगती है कि उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि सोमी क्लास की टॉपर नहीं बन पाई है। इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह जीसू के इतने अच्छे मार्क्स के बारे में अपनी मॉम को कभी पता ही नहीं चलने देगी और न उन्हें उसके रिजल्ट के बारे में पता चलने देगी। ये लोग सीधा घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम सोमी को देखती है और कहती है तो तुम्हारा तो आज रिजल्ट निकलने वाला था, तो मुझे बताओ तुम्हारे मार्क्स कैसे आए हैं?
जिस पर सोमायाई उन्हें बता देती है। और जैसे ही वह जीसू से बात करने जाती है तो सोमायाई अपनी मॉम से कहती है, मुझे कुछ बहुत क्रीमी और टेस्टी खाने का मन है, क्या आप मेरे लिए बना दोगी? उसकी मॉम किचन में जाकर उसके लिए बनाना शुरू करती हैं। तभी उनके पास किसी का फोन कॉल आता है और जैसे उसकी मॉम उस फोन कॉल को उठाने वाली होती है, सोमाई उसे फोन कॉल उठा लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि उनके किसी दूर के रिलेटिव का फोन था जो पूछ रहे थे वह कैसी है, और वह फोन ले जाती है और उसका नंबर डिलीट कर देती है। और हम देखते हैं कि वह पूरी पूरी कोशिश कर रही होती है कि जीसू के मार्क्स के बारे में किसी को भी न पता चले। अब खाने की टेबल का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है और यहाँ पर सोमायाई सबके सामने अपने मार्क्स की और सभी चीजों की तारीफ कर रही होती है। उसके डैड उससे कहते हैं, तो तुम्हें अवार्ड चाहिए था ना, एक ब्रांडेड बैग, मैं तो बहुत जल्दी ला कर दूंगा। जिस पर सोमी खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसका डैड कहता है, जीसू को भी नीचे बुलाओ, उसको भी पूछो उसके कितने मार्क्स आए हैं। जिस पर सोमई झूठ बोलती है कि दरअसल डैड उसके कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए, वह गांव से आई है, उसका सिलेबस भी पीछे रह गया था, इसलिए मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा सैड है। वैसे आप उसे नीचे बुलाने के लिए कह रहे हैं तो मैं उसे नीचे लेकर आती हूँ। जिस पर उसका छोटा भाई कहता है, कोई जरूरत नहीं है, और वह पीछे से आवाज मारने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है जीसू, तुम हमारे फैमिली मेंबर नहीं हो। लेकिन सोमी रोती है और कहती है, डैड और मॉम की खुशी के लिए हमें उसे नीचे बुलाना चाहिए, ब्रदर आप उससे ऐसे मत बोलिए। और वह ऊपर से जीसू को बुलाने जाती है। जीसू आती है, उसे कहते हैं नीचे चलकर खाना खा लो, और जाने वाली होती है तो सोमी उसे कहती है, एक पहली बार तुम अपने मार्क्स के बारे में उन्हें नहीं बताओगी। और यहाँ पर वह जीसू से बहस करने लगती है और कहती है, तुम इस घर में आकर मुझसे मेरा हक छीनना चाहती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, इस घर की इकलौती डॉटर मैं हूँ। जीसू कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? और सोमी कहती है, मैं कभी भी तुम्हें इस घर की अच्छी मेंबर नहीं बनने दूंगी, तुम मुझसे दूर रहो, हम सब से दूर रहो। तुम हमारे पास क्यों आई हो? हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तुम्हारे आने की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। मेरे पेरेंट्स से मैं फ्रीली बात नहीं कर पा रही हूँ और तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करती हूँ। जिस पर जीसू कहती है, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं इस फैमिली की लॉन्ग लॉस्ट डॉटर रही हूँ और बायोलॉजिकल डॉटर भी मैं ही हूँ। तुम एक अडॉप्टेड डॉटर हो, तुमने बस पेरेंट्स के दिल में जगह बनाई है, लेकिन मेरी जगह पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में है, तो मैं समझ में आ रहा है। जिस पर अब सोमी को गुस्सा आने लगता है और वह कहती है, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। और हम देखते हैं कि वह स्टेयरकेस के बहुत ज्यादा क्लोज खड़ी हो जाती है जाकर, और जीसू को पहले ही पता होता है कि यह क्या करने वाली है, और वह सोमी से कहती है, तुम ऐसा मत करो सोमी, टेंशन मत लो, मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। और हम देखते हैं कि जीसू जैसे ही एक दो सीढ़ी नीचे उतरती है, सोमी नीचे उतरकर दूसरी सीढ़ी के पास जाकर ऐसे गिर जाती है और अपना सिर दीवार में मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है और वह जीसू को फंसाने लगती है। जीसू कहती है, मुझे पता था ये घटिया लड़की बस इतना ही कर सकती है। उसकी मॉम भागती हुई आती है और रोने लगती है और कहने लगती है, जीसू ये तुमने क्या किया? तुम्हारा मूड अच्छा नहीं था तो मुझे बता देती, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो मुझे बता देती। जीसू कहती है, ये क्या बात हो रही है? और उनसे कहती है, ऐसे कैसे, मैंने उसे नीचे धक्का दे दिया, मैं ऐसा क्यों करूंगी पहली बात तो, और अगर मैंने धक्का दिया है तो उसके सर में कहाँ चोट आई है? लेकिन सोमी के सर में थोड़ी सी इंजरी आ रखी होती है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते। जहान पर जीसू अपने रूम में बैठकर पढ़ रही होती है, तभी बाहर किसी के नॉक करने की आवाज आती है और वह कहती है, दरवाजा खुला है, आप अपने आप अंदर आ सकते हैं। और वह देखती है कि उसके रूम के अंदर उसका भाई आया है जिसके चेहरे पर चोट लगी थी, और वह यहाँ पर जीसू को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और कहता है कि वह आगे और ज्यादा तरक्की करे, और जिसे कहती है, क्या तुम घर जा सकती हो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और वह वहां से चले जाता है। जीसू कहती है, इनको क्या पता, जब मैं 3 साल की थी मैं तब इन्हें छोड़कर चली गई थी, और अभी यह बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जीसू घर से बाहर जा रही होती है अपना सारा सामान पैक करके, पर घर का जो बटलर होता है उसका सामान पकड़ लेता है और कहता है, हमें किसी ने नहीं बोला कि आपको घर से जाने की परमिशन दी जाए, तो आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं। और उसे कहता है, पर मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं इस घर की डॉटर हूँ और मैं अपनी लाइफ को डिसाइड कर सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह और इनसे बदतमीजी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं। जीसू कहती है कि मैं कहाँ रह रही हूँ,
यहाँ तो घर के नौकर भी मुझे गांव की गवार समझकर अपने मन से ट्रीट कर रहे हैं। क्या यही इज फैमिली की रिस्पेक्ट अपनी डॉटर के लिए जो इतने टाइम बाद इनके घर में वापस आई है? और यहाँ पर हम देखते हैं जीसू से कहता है, मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉर्मेट्री में रहूंगी, जाकर मुझे तुमको यह चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर बटलर उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा होता है और इनको बुरा लग रहा होता है और इसलिए वह नाटक शुरू करती। वह यहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तभी उसके सामने उसकी मदर आ जाती है और कहती है, यह क्या हो रहा है? जीसू कहती है, मैं यहाँ से जा रही थी, ये बटलर मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है और माम आपको पता है मैं डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो रही हूँ, वहाँ मेरे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा है कि क्या मैं बर्तन धोने का काम कर लूँ ताकि मैं अपने पार्ट टाइम पॉकेट मनी कमा सकूं और खुद के एक्सपेंडिचर चला सकूं। क्या आप मुझे ऐसा करने की परमिशन देती हैं? उसकी मॉम कहती है, बिल्कुल भी नहीं बेटा, हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो काम भी करना हो तुम कर सकती हो, पर अभी नहीं, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। तुमने कितने पैसे चाहिए? सारे पैसे तो मिल जाएंगे। और वह बटलर को डांटना लगती है और जीसू उनके सामने वहां से चली जाती है। अगला सीन हमें डॉर्मेटोरी का दिखाया जाता है। वह जैसे ही अपने हॉस्टल में पहुंचती है, वह अपने रूममेट से मिलाती है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके रूममेट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सभी उसके आसपास घूमने लगते हैं, कोई उसका पानी देने लगता है, कोई उससे बात करने लगता है और कहता है कि तुम इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करती हो, मैंने तो दिन रात मेहनत की है, फिर भी मेरे इतने कम मार्क्स आए। जीसू उन सबसे कहती है, तुम्हें भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और हम देखते हैं कि अगले सीन को वह अपनी सभी रूममेट्स को 5 बजे उठाकर पढ़ाने लगती है, पर उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं और वे सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। अगले दिन जब जिसू स्कूल से आती है और उनका वीकेंड होता है, तो यहाँ पर ये सब पैक करके घर जा रहे होते हैं, पर जिसू उन सबको रोक देती है और कहती है, यही रुक जाओ। पर वे उसकी बात नहीं मानते और वह चुपचाप से नहीं रुक जाती है और वे जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम और डैड का कॉल आता है जो उसे घर बुला रहे होते हैं। पर जीसू तो घर आने का नाम ही नहीं ले रही होती, चुपचाप उन्हें बहाने मार रही होती। उसकी मॉम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है जीसू से कहकर उसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और अगर वह अच्छे मार्क्स नहीं लाएगी तो क्या होगा? उनकी फैमिली की प्रेस्टीज मिट्टी में चली जाएगी। क्या वह ऐसा चाहती है? जिस पर उसका डैड को गुस्सा आता है, वह फोन लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम घर नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और उनकी बात सुनकर फोन काट देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपना खाना खा रही होती है और किताब लेकर पढ़ रही होती है। तभी उसके सामने उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह इग्नोर करने लगती है और जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स उसका पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, ये क्या घटिया चीज तुम खा रही हो, तो ऐसा नहीं कर सकती हो अरेंज। और हम देखते हैं कि वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे कह रहे होते हैं, ऐसे मत करो, और उसे समझ नहीं आता वह क्या करे और उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। और वह कहते हैं, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर शेफ भेज देंगे। जीसू कहती है, नहीं, वह तो बहुत गंदा खाना बनाते हैं, आप लोग बहुत गंदा खाना खाते हो और वहां पर समझ नहीं पाती वह क्या करे, इसलिए वह जोर जोर से तमाशा शुरू कर देती है। और जैसी वह प्रिंसिपल को देखती है तो वह ऐसे दिखाने लगती है कि उसके फैमिली मेंबर्स उसे टॉर्चर कर रहे हैं और जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहे हैं। उसके लाख समझाने के बाद भी कि उसे यहीं पर रहना है और घर नहीं जाना है, लेकिन तभी प्रिंसिपल आता है और कहता है, जीसू तुम पीछे हो जाओ और मुझे बताओ क्या दिक्कत है। जीसू कहती है, मेरे डैड मुझे इस स्कूल से कहीं और ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस पर उसका प्रिंसिपल उनसे लड़ते हैं और कहते हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये बच्ची बहुत काबिल है, ये हमारे स्कूल में रहेगी, ये लोगों की इंस्पिरेशन बनेगी, आप जीसू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जिस पर अब सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और प्रिंसिपल एकदम से जीसू का स्टैंड क्यों ले रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उनके पेरेंट्स को वहां से जाने पर मजबूर कर देते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जो जीसू के पेरेंट्स होते हैं वे बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि आखिर वह लड़की घर आने का नाम क्यों नहीं ले रही है, वह घर से इतना दूर क्यों रहना चाहती है। क्या हमने कभी उसे मारा, टॉर्चर किया? क्या हमने उसे इतने टाइम बाद मिली पर हमने उसे प्यार से ट्रीट किया? जिस पर उसकी मॉम कहती है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वह हमारी डॉटर है, वह थोड़ा बदल चुकी है। तभी उन्हें वहां पर सोमायाई दिखाई देती है और वह सोमायाई को बुलाते और सोमायाई को लगता है कि उनके डैड और उनके पेरेंट्स उसकी कुछ तारीफ करेंगे, लेकिन उनके डैड से कहते हैं, दरअसल हमने जीसू के लिए कुछ न्यूट्रिशन फूड बनाने का डिसाइड किया था, तुम जाकर उसे स्कूल में यह चीज ट्रांसफर कर दोगी सोमायाई। कुछ जलेन होती है और वह अगले दिन खाना ले जाती है, पर सारा खाना ले जाकर फैला देती है और उनकी सारी बुक्स तो सब कुछ खराब हो जाता है।
लेकिन उसके फ्रेंड्स उसकी मदद करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सोमाया यूज कहती है, मेरे डैड और मेरी मॉम के पास आने की कोशिश मत करो, अरेंज, जिस पर उसकी क्लासमेट्स पर लगती है और वह खुद सोमी कितनी ज्यादा बेइज्जती कर देती है कि वह रोती हुई वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जिसू क्लास में चुपचाप पढ़ रही होती है और किसी का फोन बार बार उसके पास आ रहा होता है और ये फोन कॉल होता है उसकी मॉम और डैड का, जो सिखाने के बारे में पूछ रहे होते हैं। जिसू कहती है, अच्छा था खाना, मुझसे बात मत करो, और यहाँ पर उसे पॉकेट मनी भी मिल जाती है। और यहाँ पर सभी कहते हैं, वीकेंड आ गया, तुम घर क्यों नहीं जा रही हो, तुम घर जाकर अपना रिव्यू ले सकती हो, अरेंज कर रही है, मैं स्कूल में खुश हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सोमायाई भी आती है और कहती है, मेरे पेरेंट्स ने कहा है तुम घर आ रही हो ना, इतने टाइम बाद तुम घर आओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। जिस पर अरेंज करती है, वह तुम्हारे पेरेंट्स है ना, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना और बोलना उन्होंने जिस साइको लड़की को अपने पास रख रखा है वह उसी के साथ खुश रहे। और रिया रोती हुई वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसके पास फोन आता है और यह फोन होता है उसकी बचपन की दोस्त का, जिसे देखकर वह भागकर उसके पास जाती है। और हम देखते हैं किस दोस्त ने उसे मदर की तरह पाला है। वह उसे गले से मिलाती है, इमोशनल हो जाती है, और वह जो खाना लाई होती है उसे सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और उसे पता चलता है कि उसकी जो यह दोस्त है वह बहुत ज्यादा खुश है कि घर से कोई लड़की इतने बड़े स्कूल में आई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलती है, मैंने अपने रूम से कुछ सामान लेने जा रही हूँ, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। और जब वह अपने रूम से कुछ सामान लेने जाती है, उसे वहां पर सोमाई दिखाई देती है। जितना बाहर से रूम का लॉक ऐसा कर दिया होता है कि कोई इंसान अगर एक बार अंदर जाएगा तो जब तक वो तोड़ न दिया जाए वह नहीं खुलेगा। और सोमी देख लेती है और वह ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वह रूम के अंदर जाने लगती है। सोमी को लगता है कि सब ठीक हो गया, पर अंदर से कुछ हलचल क्यों नहीं दिखाई दे रही है। और अब जिसू एग्जाम में फेल हो, लेकिन जिसू गेट के पीछे छिप जाती है। सोमी अंदर आकर चेक करती है तो जीसू पीछे से दरवाजा लॉक करके वहां से भाग जाती है। सोमी चिल्लाती रहती है दरवाजा खोलने के लिए, पर जीसू गेट ओपन नहीं करती है। और हम देखते हैं कि वह भागकर सीधा अपने फ्रेंड के घर पर जाती है और उसे पता चलता है कि एग्जाम के लिए उसके पास कुछ सामान नहीं है और वह अपने घर से लेकर नहीं आई, इसलिए उसे अपने पेरेंट्स के घर जाना पड़ेगा। पर वह उनसे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वह डिसाइड करती है कि उनके डस्टबिन के पास से वह चीजें देखेगी और उसे वहां पर उसका जरूरी डॉक्यूमेंट मिल जाता है। लेकिन तब तक वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और यहाँ पर उसके ब्रदर उसके कहने लगते हैं, हो सकता है कि यह इसलिए आई हो ताकि हमें एग्जाम सेंटर पर ड्रॉप कर दें। पर जीसू अपनी मॉम से पैसे मांगती है और उन्हें इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में वह बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है, पर उसकी दोस्त टेंशन में आ रही होती है कि वह जीसू पेन बॉक्स में क्या क्या रखती है, और वह देख सकती है कि वह जो दोस्त है उसके लिए कितनी ज्यादा सीरियस है। अब हमें अगले दिन सीन दिखाया जाता है एग्जाम सेंटर का। यहाँ पर इन्विजिलेटर आकर सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है कि उन्हें एग्जाम सेंटर पर क्या करना है क्या नहीं। उनसे कहता है, आपको एग्जाम पेपर दिया जाएगा और आपको वह पेपर तब तक सॉल्व नहीं करना है जब तक आपको बेल की आवाज न सुनाई दे। और साथ में यहाँ पर उन्हें पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और जीसू जैसे ही पेपर को देखती है उसे बहुत जोर से स्माइल आने लगती है, क्योंकि वह पेपर बहुत ज्यादा ईजी होता है। जो कुछ भी उसने पढ़ा होता है सब कुछ उसे पेपर में आया होता है और उसे एक ही क्वेश्चन आ रहा होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अब हम देखते हैं कि वह पेपर जल्दी से खत्म करके बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है गांव से, वह उसका इंतजार कर रही होती है। उसके लिए फूल लेकर आती है और पूछती है, बताओ पेपर कैसा गया, सब ठीक है ना। जीसू कहती है, बहुत अच्छा गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने अच्छे से पेपर कर पाऊंगी, और तुम देखना मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगी। उसकी फ्रेंड कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और सरप्राइज है, और पीछे मुड़ती है तो वहां पर उसकी दो दोस्त और होती हैं और वह जीसू को बताती है कि वह बड़ी सी फैमिली में मेड की तरह काम करने वाले हैं, जहां पर उन्हें अच्छा सा पेमेंट मिलेगा। क्या वह जीसू को आज रात डिनर से ट्रीट कर सकती है? जिस पर हम देखते हैं कि जीसू उनको देखकर खुश होती है और कहती है, क्यों नहीं। और यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा होता है और वह उनका इंटरव्यू लेने की बात करता है। इधर हम देखते हैं कि जो जीसू की बायोलॉजिकल फैमिली होती है वहां पर एक फैमिली गैदरिंग हो रही होती है, जहां पर उसके डैड सोमी से पूछते हैं कि तुमने जीसू को बताया नहीं था कि एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग हो रही है, या उसने कहा, हाँ डैड, मैंने बताया था, पर उसने मुझे डांट कर भगा दिया। जिस पर उसके डैड को गुस्सा आने लगता है और वह कहते हैं, इस लड़की को घमंड किस चीज का है, मुझे समझ नहीं आता, ये सोचती क्या है।
अपने बारे में छोड़ो, हम अपना फैमिली सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जिसू अपनी दोस्त के साथ उसके घर में सो रही होती है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। आवाज उसके अलार्म की होती है। वह जल्दी उठ जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है, जल्दी से उठ जाओ, वरना हम गांव पहुंचने में लेट कर जाएंगे। हमें गांव पहुंचकर वहां पर सेलिब्रेशन भी करना है। हमारे सभी फ्रेंड हमारे इंतजार कर रहे होंगे। फ्लाइट डिले हो जाएगी। गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग बेसब्री से जीसू के आने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब जीसू नहीं आएगी, वैसे ही जीसू वहां पहुंच जाती है और वह उन सब के साथ केक काटती है और अपने मार्क्स के लिए अच्छा स्कोर कर दिया पार्टी करती है और बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह अपनी ग्रैंडमदर के पास बैठी होती है, जो कि उसे ऑर्फनेज हाउस की टेक केयर और होती है। वह उसका हेड वॉश कर रही होती है और कह रही होती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, पर फिर भी मैंने तुम्हारी फेवरेट पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स को मंगाया है। जब वह तोहफे में आएंगे तो मुझे खुशी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे और फनी निकलेंगी। और जिसू वहां पर उनकी बातें सुन रही होती है और उसे बहुत इमोशनल फील हो रहा होता है, और वह बस इमोशंस के साथ उसी बिस्तर पर सो जाती है। और अब हम देखते हैं अगला सीन। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास सोमी ने कई सारी फैमिली फोटोज वगैरह भेज रखी होती हैं। जिसू उसकी टांग खींचकर कहती है, वाह, फैमिली की क्लॉथी प्रिंसेस कितनी अच्छी बात है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो मुझसे ज्यादा से रहती है। और वह बाकी के मेंबर्स को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि वह सब उसे कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और इनको यह सब कुछ नहीं चाहिए होता है। और इसी के साथ उसे उसके अकाउंट में पैसे भी मिल जाते हैं, जो उसकी मॉम ने उसके पास भेजे होते हैं। और वह डिसाइड करती है कि वह अपनी ग्रैंडमदर के साथ घूमने जाएगी। वह एक और ऑर्फनेज हाउस में घूमने जाती है, जहां पर वह सभी बच्चों से मिलाती है। और आज उसके यूनिवर्सिटी के रिजल्ट का फाइनल डे होता है। और जैसे उसका रिजल्ट आता है, पता चलता है कि वह सभी बच्चों में टॉपर है। इधर हम देखते हैं सोमी को, जो अपना रिजल्ट चेक करती है और पता चलता है कि उसने सिर्फ वह एग्जाम पास किया है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है। इसलिए वह अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करती है कि वह दोबारा से अच्छे से पढ़ेगी। पर यहाँ पर उसके डैड के दिमाग में तो बस जीसू का रिजल्ट चल रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह अच्छा स्कोर करेगी और उसकी मदद से वह अपने फैमिली बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे और फैमिली के मेंबर्स को एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए वह जीसू को भी कॉल करते हैं। जीसू यहाँ पर उनका फोन उठाती है और कहती है उसका एग्जाम साइड ब्लॉक हो गया है और उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर वह ऐसा बोलकर फोन कॉल कट कर देती है। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आता, वह क्या करें, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू को पता चलता है कि उसने पूरे कंट्री में टॉप स्कोर किया है और सभी लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। हम देखते हैं कि जीसू अंदर छुपी हुई बैठी होती है और बाहर कई सारे पेपर आज ही उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे समझा रही होती है कि तुम बाहर जाकर अपना इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही हो, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जीसू कहती है, अपॉर्चुनिटी का मैं इंतजार कर रही हूँ, यह अपॉर्चुनिटी नहीं है जब मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर उसके डैड और बाकी के मेंबर्स के पास जीसू के इंटरव्यू की फोटोज वगैरह पहुंच जाती है। और सोमाई को यह सब देखकर जलन होती है कि सच में इसने पूरे कंट्री में टॉप स्कोर किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसके पास डैड का कॉल आता है। उसके डैड उससे कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने हमारी फैमिली का नाम रोशन किया। जीसू कहती है, और इसके अलावा कोई और बात, जिस पर वह कहते हैं, क्यों ना तुम हमारे पास आओ, हम एक छोटा फैमिली गेट टुगेदर रखेंगे, रिच लोगों को इनवाइट करेंगे, तुम्हारे भी लिंक बनेंगे। जीसू कहती है, नहीं, मुझे वहां पर नहीं आना। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मेरे गांव आ सकते हैं, वैसे इतनी बड़ी डील नहीं है। खैर छोड़ो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वह कहते हैं, ठीक है, हम गांव आने के लिए रेडी हैं। और अब अगले सीन में उसके डैड कहते हैं, हमें गांव चलना चाहिए, कई सारे इंटरव्यू वाले जीसू के पास आएंगे, हम तभी अपनी फैमिली का प्रमोशन भी कर देंगे। और ये मार्केट बिजनेस स्ट्रेटेजी आइडिया सोमाई आई बहुत ज्यादा जेलियस हो रही होती है। अपनी मॉम से कहती है, मॉम, डैड मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ भी किया ही ना हो। और हम देखते हैं कि वह गुस्सा होकर रूम के अंदर चली जाती है और वह रो रही होती है और उसका बड़ा भाई उसके पास आता है। सोमी उससे कहती है, ये सब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सभी लोग सिर्फ मार्क्स देखते हैं। जिस पर उसका बड़ा भाई उसे गले से लगाता है और उससे कहता है कि मैं पेरेंट्स की तरह नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ
और इनका रिलेशन हमें कुछ अलग ही लग रहा होता है कि मानो कहानी में कुछ झोलमोल है। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर सभी मेंबर्स जीसू से मिलने के लिए गांव में चले जाते हैं। यहाँ पर सभी कह रहे होते किस जगह पर कितनी धूल मिट्टी है, यहाँ का तो पानी भी साफ नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है उन्हें तो एयर प्यूरिफायर चाहिए होगा इस जगह पर रहने के लिए। जीसू बोलती है यहाँ के लोग ऐसे ही रहते हैं, आपसे अगर एडजस्ट हो पा रहा है तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आपको रुकना है तो रुकिए वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर जीसू देखती है कि बाहर पर कई सारे रिपोर्टर्स आए और वह अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल के लिए इनवाइट कर देती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके फैमिली मेंबर्स ऐसे ड्रेस्ड अप होकर आए होते मानो वह कोई सिटी की पार्टी हो, पर यहाँ तो गांव का नॉर्मल सा इवेंट होता है जहां पर जीसू को अपनी रियल लाइफ स्टोरी और अचीवमेंट के बारे में बताना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने फैमिली मेंबर से कहती है आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा चटक मटक कपड़े पहन रखे हैं जिनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। जिस पर उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी ऑन ऑर्डर कर सकती हूँ, मुझे अपना साइज बताओ, वैसे तुम्हें कितने साइज की स्टॉकिंग्स आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसू चुन की तरफ देखती है कि उनकी बायोलॉजिकल डॉटर होने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं पता, और यहाँ पर वह उसके शूज का साइज पूछती है, उसकी कमर का साइज पूछती है, और इन सारे चीजों के जवाब उसकी ग्रैंडमदर और उसके ऑर्फनेज हाउस के बाकी के मेंबर्स दे रहे होते हैं। जीसू कहती है ठीक है मुझे कुछ भी नहीं पहनना है, और वह अंदर जाने की बात करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फैमिली जो होती है वह डिसाइड करती है कि वह मीडिया के सामने जाकर अपना इंटरव्यू देगी, और हम देखते हैं कि वह मीडिया के सामने जाकर अपने फैमिली और अपने सभी लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वह एक एक करके अपने सभी बच्चों की पढ़ाई करते हैं, लेकिन मीडिया वाले उससे तो बस जीसू के बारे में सुनना चाहते थे। और वह कहते हैं हाँ जीसू भी एक अच्छी बच्ची है, उसने भी हमारी फैमिली का नाम रोशन किया। लेकिन तब तक वहां पर जीसू आ जाती है और मीडिया सभी को इग्नोर करता है, और सभी और इनसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है और तुम्हारे फैमिली की क्या अचीवमेंट है। जीसू कहती है मेरी फैमिली ये ऑर्फनेज हाउस और इस गांव के लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरी कोई फैमिली नहीं थी, मैं हमेशा सीसी और खानेज हाउस में रही हूँ, इनके बलबूते तक मैं यहाँ पर पहुंच पाई हूँ। और यहाँ पर यह सब चीजें सुनकर उसके डैड को बुरा लग रहा होता है। वह जीसू को रोकने जाते हैं पर उन्हें धक्का लग जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं। अब यह सारी खबर पूरे कंट्री में सब इंसानों के पास चली जाती है। कभी जीसू की अचीवमेंट से खुश होते हैं और उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जीसू की बायोलॉजिकल फैमिली का सीन, जहाँ पर सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सोमाई अपनी मॉम से कह रही होती है मॉम यह सब कुछ डैड की गलती है, उन्हें हमसे नहीं बोलना चाहिए था कि उसे घटिया जगह पर हम इंटरव्यू दें। बाहर देखो कितने सारे पेपर आज ही हमारा वेट कर रहे हैं हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीसू के डैड होते हैं उन्हें बहुत गलत आदत होती है कहीं भी उंगली करने की। वह पेपर वालों से पीछे से बोलना, मुंह छुपाकर जाने लगते हैं, पर बोलोगे ना पहचान लेते हैं और उनकी बुरी हालत कर देते हैं। और जब वह घर के अंदर आते तो वह बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं नहीं पता वह क्या करें, और वह समझ नहीं पा रहे होते। इधर हम देखते हैं जिसू को, जिसके पास सॉन्ग का कॉल आता है। वह उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है उसकी अचीवमेंट के लिए और कहता है आगे भी चलकर तुम्हें मुझे एडवाइस देनी है। जिसू कहती है बिल्कुल, और हम देखते हैं कि अब सिटी के एक बहुत अच्छी जगह पर सिलेक्ट हो गई होती है और वह यहाँ पर अब अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बिजनेस को बर्बाद करने के आइडियाज बनाने लगती है, क्योंकि वह अब उसे करके रहेगी। इधर हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर जीसू की बायोलॉजिकल फैमिली को ऐसा लगता है कि गेट पर कोई है और वह यहां पर अपने बेटे को जाकर दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, गेट के बाहर से कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन निकल कर आता है, जिसको इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। उसके डैड को लगता है कि वह यहाँ पर उसके साथ बिजनेस डील करने आया है। वह उससे हाथ मिलाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वह यहाँ पर उससे वह सारे सर्टिफिकेट लेने आए होते हैं जो कंपनी के रिक्रूटमेंट में लगते हैं, क्योंकि जीसू ने बहुत स्पेशल कोटा के साथ बिजनेस एम्पायर के लिए अप्लाई कर दिया होता है। और जैसे ही वह डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, वह फैमिली बुरी तरीके से टूट जाती है। जीसू के डैड को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक पड़ जाता है कि मानो इतना बड़ा बिजनेस जो उन्होंने बनाया है वह बर्बाद हो गया है। और अब हम देखते हैं कि अगले सीन में जब उन्हें होश आता है तो जीसू की मॉम उनकी बाहों में समझा रही होती है कि वह हमारी डॉटर है, वह हमारे साथ कुछ इतना बुरा नहीं करेगी, वह हो सकता है हमें कुछ शेयर दे दे, हमें खुश होना चाहिए, और वैसे भी वह हमारी डॉटर है,
वह ऐसा नहीं करेगी। इधर हम देखते हैं जो सोमायाई होती है वह रो रही होती है कि वह गरीब फैमिली में नहीं पलना चाहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसका बड़ा भाई होता है उसके पास खड़ा होता है। वह सोमायाई से कहता है, मैं तुम्हें गरीब फैमिली में नहीं पलने दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। और यह बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। सोमायाई उससे कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। जिस पर वह बोलता है, हम दोनों बायोलॉजिकल ब्लड से ब्रदर सिस्टर नहीं हैं, तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं दूसरा हूँ, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। और वह जिस तरह से उसे टच करने लगता है, सोमाई घबराने लगती है। तब तक वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और कहती है, ये क्या हो रहा है, क्या तुम लोग मेरे साथ फ्रेंड कर रहे हो, ऐसा मत करो, मुझे ऐसे प्रैंक नहीं पसंद। और उनके हाथ में जो फ्रूट्स की बकेट होती है वह भी नीचे गिर जाती है। जिस पर वह बोलता है, नहीं मॉम, मैं प्रैंक नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। मैं सोमायाई को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे वह चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है, तुमने मेरी नाक कटाकर रख दी। और वह बोलता है, सोच लिया, मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, वह मेरी दूर की सिस्टर है। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ, जिसमें क्या बुराई है। और वह जबरदस्ती सोमी को किस करने लगता है। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे जब रोकती है तो उन्हें धक्का दे देता है और वह नीचे गिर जाती है। उन्हें अटैक से पड़ने लगता है और उनका दम घुटने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके डैड आकर इस मैटर को आगे बढ़ाते हैं, पर वह नहीं संभाल पाते। इधर हम देखते हैं जीसू को, जो कि अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही होती है। लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वह कहती है, बेटा, मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ अपनी मॉम से, उनके आखिरी वक्त पर तुम नहीं मिलना चाहोगी। अब जीसू को न चाहते हुए भी उनके पास उनसे मिलने जाना पड़ता है, क्योंकि वह उसकी मॉम होती हैं। और जब वह उनसे मिलने जाती है तो वह बहुत ज्यादा बीमार होती है। जीसू से वह कई सारी बातें करती है। जीसू से कहती है, मैंने कभी आपको अपनी मॉम नहीं बोला, और मैंने आपको हमेशा मैडम बोला है, और मैं आज भी आपको अपनी मॉम नहीं बोलूंगी। मैंने प्यार नहीं किया, आप सबसे मैंने बस आपका यूज किया अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। उसकी मॉम को दवाई दिलाने के लिए जीसू दूर खड़ी रहती है। उसके डैड से कहती है, बहुत जल्दी वक्त आएगा, आप सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसके डैड अकेले में बैठकर फाइल और प्रोजेक्ट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं। और सोमाया ये देखकर डर जाती है। उसके डैड उसे कहते हैं, बेटा, मुझे तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है, तुम इतनी ज्यादा फेमस नहीं हो तो प्लीज घर से मत निकलना, किसी को पता चलेगा तो ना लगेगा कि हमने डिफरेंस किया है। इधर हम देखते हैं जीसू को, जो अपनी कंपनी को पूरी तरीके से सेटअप करने के लिए तैयारी कर रही होती है। सॉन्ग भी उसकी मदद कर रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है लास्ट का सीन, जहां पर फाइनल कुछ डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स साइन हो रही होती हैं। जीसू अपने डैड के लिए कुछ शेयर छोड़ देती है, सब अपने नाम कर लेती है। और यहाँ पर सॉन्ग उसे प्रपोज करता है, तो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और कहती है वह बस अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहती है। और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।